हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको इसके कल पढ़ाया था एनिमल्स के बारे में, आपको सारी जानकारी दी थी एनिमल्स के बारे में क्या क्या होता है, उनकी क्या है। आज मैं आपको पौधे के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये हमारे सी-टेट, यूपी-टेट, सुपर-टेट की इन्वायरमेंट ऑनलाइन क्लास जो मंडे टू फ्राइडे रात 9 से 10 बजे, प्लीज़ आप सभी लोग ज्वाइन करें और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए, जो छात्र हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। ये हमारे सी-टेट, यूपी-टेट के चयनित छात्र जो हमारे यहाँ ऑफलाइन प्रिपरेशन कर रहे थे। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पौधे के बारे में आज मैं आपको पौधे के विषय में सारी जानकारी दूंगी। कौन कौन से पौधे में क्या क्या, पौधों के बारे में क्या क्या उसके बारे में विशेषताएं हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं रेगिस्तानी ओक के बारे में आपको बताऊंगी क्या क्या रेगिस्तान ओक के बारे में बातें हैं। फर्स्ट ऑप्शन पॉइंट मेरा है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक का पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट गहरी होती हैं। तो रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग कितने फीट गहरी होती हैं? तो इसकी रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट गहरी होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसके तने की लंबाई लगभग 10 से 12 फीट होती है। रेगिस्तानी ओक की वृक्ष की जो तने की लंबाई होती है वो कितने होती है? 10 से 12 फीट होती है। 10 से 12 फीट। रेगिस्तानी ओक हमारा और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगभग 30 फीट गहरी होती हैं। रेगिस्तानी ओक के जो तने की लंबाई होती है उसकी लगभग 10 से 12 फीट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसके पौधों के तने में जल संचित होता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है इसके पौधे के तनों में जल संचित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तने से जल को पीने के लिए वे अपने साथ चाकू व पाइप रखते हैं। जो हमारा रेगिस्तानी ओक होता है उसके पौधे के तने में जल संचित होता है। तने से जल को पीने के लिए वहाँ के जो लोग हैं वो चाकू और पाइप का इस्तेमाल करते हैं। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा रेगिस्तानी ओक के बारे में। जी हाँ, इसकी क्या क्या, रेगिस्तानी ओक के बारे में क्या क्या था। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें 30 फीट गहरी होती हैं। इसके तने की लंबाई 10 से 12 फीट होती है। इसके पौधे के तने में जल संचित होता है। जो रेगिस्तानी ओक होता है उसके पौधे के तने में जल संचित होता है। वहाँ के जो लोग निवास करते हैं वो अगर उनको पानी की अगर आवश्यकता होती है तो वो क्या करते हैं, रेगिस्तानी ओक के जो वृक्ष के पौधे के तने में जो जल संचित होता है उसी के द्वारा वो अपने पानी को यूज कर लेते हैं। वे पानी को पीने के लिए अपने साथ चाकू व पाइप रखते हैं जिससे वो तने से पानी को ले सकें। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, घटपर्णी पौधा। नेक्स्ट हमारा क्या है, घटपर्णी पौधा। घटपर्णी पौधे को हम क्या कहते हैं? शिकारी पौधा। शिकारी पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये छोटे जीव जंतु को ये अपना शिकार बना लेता है, इसलिए इसको घटपर्णी पौधे को शिकारी पौधा भी कहते हैं। मेरा पॉइंट है, ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो इससे एक क्वेश्चन भी बनता है कि घटपर्णी पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो घटपर्णी पौधा भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। और भी कहाँ कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी पौधा ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट,
आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। ये पौधा उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है। जो ये घटपर्णी पौधा होता है उस स्थान पे पाया जाता है जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव होता है, जहाँ मिट्टी में नाइट्रोजन नहीं पाई जाती है उस जगह ये घटपर्णी पौधा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, ये पौधा मेंढकों, चूहे, कीड़े मकोड़े एवं अन्य जीवों का शिकार करता है। ये जो घटपर्णी पौधा है ये हमारे मेंढक, चूहे, कीड़े मकोड़े या और भी अन्य छोटे जीव जंतु हुए उनका शिकार करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि घटपर्णी पौधा किस आकृति का होता है, तो घटपर्णी पौधा एक लंबे घड़े की आकृति का होता है और इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घटपर्णी पौधे के ऊपर जो ढक्कन लगा होता है किसका लगा होता है, पत्ती का ढक्कन लगा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। जी हाँ, इस पौधे में एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर जीव इसके पास आते हैं और इसका शिकार बन जाते हैं। जो हमारा एक घटपर्णी पौधा होता है इससे एक विशेष दुर्गंध या सुगंध निकलती है जिससे छोटे जीव जंतु होते हैं वो उसके पास आते हैं और घटपर्णी पौधा इसका शिकार कर लेते हैं। तो इसलिए कहा गया है इस पौधों में एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर छोटे जीव जंतु वहाँ पर आते हैं और घटपर्णी पौधा क्या करता है, उसका शिकार कर लेता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये जो घटपर्णी पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। घटपर्णी पौधा किसके द्वारा अपना भोजन बनाता है, घटपर्णी पौधा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाता है। और ये किसके माध्यम से भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है, तो घटपर्णी पौधा फ्लोएम के माध्यम से भोजन को अन्य भागों में पहुंचाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, जी हाँ, घटपर्णी पौधे के क्या क्या उदाहरण है ये भी देखते हैं। घटपर्णी पौधे के उदाहरण निफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया एंड डोसेरा। क्या है, डोसेरा। आपके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें नेफेंथिस दिया जाएगा और 3 अन्य वर्ण दे दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा इसमें घटपर्णी पौधे का उदाहरण कौन सा है, तो आपको अगर आपको ये तीनों नाम याद होंगे तो आप उसको वहाँ पे राइट कर सकते हैं। इसलिए आपको घटपर्णी पौधे के उदाहरण कौन कौन से हैं, निफेंथिस, यूट्रिकुलेरिया और डोसेरा। तो हमने घटपर्णी पौधे के बारे में आपको घटपर्णी पौधे के उदाहरण क्या क्या होते हैं ये भी बताया और घटपर्णी पौधे की आकृति कैसी होती है। घटपर्णी पौधे की आकृति ही घटपर्णी पौधे की एक लंबे घड़े की आकृति होती है। इसके ऊपर किसका ढक्कन लगा होता है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये जो घटपर्णी पौधा ये मेंढक, चूहे, कीड़े मकोड़े एवं अन्य जीवों का शिकार करता है। इसके घटपर्णी पौधे से एक विशेष प्रकार की दुर्गंध निकलती है जिससे छोटे जीव जंतु वहाँ पे आकर्षित होकर आते हैं और वो उसका शिकार कर लेता है। ये हमारे घटपर्णी पौधे के बारे में था। तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप सभी छात्र अच्छे से समझकर नोट्स बनाते चले क्योंकि सीटेट में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। आपको 4 ऑप्शन में 3 में बता दिया जाएगा कि जैसे घटपर्णी पौधा इसकी आकृति हमारे घड़े की आकृति जैसी होती है। ये एक विशेष प्रकार की दुर्गंध छोड़ता है जिससे छोटे कीड़े मकोड़े उसमें फंस जाते हैं और वो उसका शिकार कर लेता। चौथा ऑप्शन आपको कुछ भी गलत दे दिया होता है तो आपको अगर 3 ऑप्शन सही उसके बारे में पता है तो आप 3 A B C राइट कर सकते हो, D गलत कर सकते हैं, या A B राइट हो C D गलत हो तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स अच्छे से बनाइए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट
सभी लोग क्लास में बने रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। जो छात्र वीडियो से चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। जी हाँ, अब हम सबसे आपको बताएंगे खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष के बारे में। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान इलाके में पाया जाता है, मतलब राजस्थान में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है। हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो हमारा सबसे बड़ा रेगिस्तान राजस्थान में है। जी हाँ, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में पाया जाता है। रेगिस्तान, सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पे है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हमारा राजस्थान में है। तो चलिए इसके पॉइंट के बारे में बताते हैं आपको। यह वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। खेजड़ी वृक्ष भारत में राजस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है। सेकंड पॉइंट है इसकी जड़ें। जी हाँ, सेकंड पॉइंट, इसकी जड़ें जो होती हैं वो गहरी होती है क्योंकि यहाँ भी पानी का अभाव होता है। आपको मालूम है वो खेजड़ी का वृक्ष है हमारा रेगिस्तान में पाया जाता है, वहाँ पानी का अभाव होता है। इसलिए जहाँ पे पानी का अभाव होता है वहाँ की जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो गहरी होती है। इसलिए हमारे जो खेजड़ी वृक्ष है उसकी जड़ें गहरी होती हैं क्योंकि वहाँ पे पानी का अभाव पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। खेजड़ी की लकड़ी में कभी दीमक व कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो आपसे पूछा जाएगा किस लकड़ी में दीमक व कीड़े मकोड़े नहीं लगते। तो आपको पता होना चाहिए कि खेजड़ी की लकड़ी में कभी भी दीमक व कीड़े मकोड़े नहीं लगते। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसके तने की छाल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? जो हमारा खेजड़ी वृक्ष होता है उसके तने की छाल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष के तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। खेजड़ी वृक्ष की जो तना की छाल होती है उसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो उसका इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। जो खेजड़ी वृक्ष है ये एक छायादार वृक्ष है। खेजड़ी वृक्ष है जो कैसा वृक्ष है? छायादार वृक्ष है, जिसमें हमारे जो जीव जंतु या हमारे जो पर्यटक होते हैं वहाँ मतलब छाया लेके आप विश्राम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। इसकी फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। ये जो हमारा खेजड़ी वृक्ष होता है इसमें जो फली लगती है उसका इस्तेमाल हम सब्जी बनाने में करते हैं। क्या बनाने में करते हैं? सब्जी बनाने में। आई होप आप सभी को सभी पॉइंट क्लियर होते हुए चल रहे होंगे। जी हाँ, तो ये हमारे खेजड़ी विषय के बारे में था। खेजड़ी वृक्ष की फली का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष की फली का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है। यह एक छायादार वृक्ष है। ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसके तने की छाल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो खेजड़ी वृक्ष के तने की छाल का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। खेजड़ी वृक्ष की जो लकड़ी होती है उसमें कभी भी दीमक व कीड़े मकोड़े नहीं लगते। खेजड़ी वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं क्योंकि वहाँ पे पानी का अभाव पाया जाता है। हमने बताया आपको खेजड़ी वृक्ष कहाँ होता है? तो ये रेगिस्तान में होता है। खेजड़ी वृक्ष कहाँ होता है? ये रेगिस्तान में होता है। और कहाँ पाया जाता है? तो ये भारत के राजस्थान राज्य में पाया जाता है। आई होप आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में सब क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। जी हाँ, सभी लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जी हाँ, अब हम आपको लाइकेन के विषय में बताते हैं। लाइकेन वृक्ष। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? सहजीवी, मतलब जो दो पौधों से मिलकर बनता है वो है हमारा सहजीवी पौधा। लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। ये जो हमारा लाइकेन है ये कवक और शैवाल के सहजीवित के परिणाम से मिलकर बनता है। जी हाँ, तो लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। नेक्स्ट पॉइंट, लाइकेन किससे मिलकर बनता है? लाइकेन कवक और शैवाल के सहजीवी होने से मिलकर बनता है।
नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसके कारण वह अपना भोजन नहीं बना पाता। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वह अपना भोजन नहीं बना पाता है। नेक्स्ट पॉइंट, और ये सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है। कवक हमारा कहाँ उगता है? ये सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इसलिए ये अपना भोजन नहीं बना पाता है और ये सड़ी गली लकड़ियों पर उगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना लेता है। शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि कवक में क्या नहीं पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बना लेता है। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, कवक शैवाल को, जी हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, कवक शैवाल को आधार प्रदान करता है और शैवाल कवक को भोजन। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। जो हमारा कवक है, ये जो जहाँ से लकड़ियों और उसमें सड़ी गड़ी लकड़ियों में उगता है ना, तो ये शैवाल का कोई आधार नहीं होता है। तो आधार, कवक ना शैवाल को आधार देता है। कवक क्या करता है? शैवाल को आधार देता है। और शैवाल क्या करता है? शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण वो अपना भोजन बना लेता है। तो क्या करता है? वो अपना भोजन कवक को देता है। आई होप आप सबको क्लियर होगा। कवक अपना आधार शैवाल को प्रदान करता है, क्योंकि शैवाल के पास आधार नहीं होता है, तो कवक के पास आधार नहीं होता है और शैवाल के पास आधार होता है। तो कवक अपना आधार शैवाल से लेता है और शैवाल क्या करता है? शैवाल अपना भोजन कवक को देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन क्या होता है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है। चलिए नेक्स्ट, ये हमारे था लाइकेन के विषय में क्या क्या जानकारियाँ थी, मैंने ये आपको बताया। लाइकेन वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक सूचक होता है। लाइकेन 2 सहजीवी पौधों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? कवक और शैवाल। कवक में हमारा क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण वो भोजन नहीं बना पाता, और शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण वह अपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बना लेता है। कवक में आधार नहीं होता है, शैवाल में आधार होता है। तो कवक अपना आधार शैवाल को देता है और शैवाल क्या करता है? शैवाल अपना भोजन बना लेता है, तो इसलिए वो अपना भोजन कवक को देता है। जी हाँ, आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा लाइकेन के बारे में। लाइकेन एक सहजीवी पौधा होता है। तो आपको मैंने बताया सहजीवी क्या होता है? दो पौधों से मिलकर जो बनता है वो हमारा सहजीवी पौधा होता है। आई होप आप सबको लाइकेन के विषय में क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से नोट्स बनाते चलें। प्लीज़ आप लोग क्लास के वीडियो के अंत में फीडबैक देना ना भूलें कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए अब हम नेक्स्ट लेते हैं, पीपल। अब हम आपको किसके बारे में बताएंगे? पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल, आई होप आप सभी को पता होगा, पीपल एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। पीपल क्या है? पीपल 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। पीपल क्या करता है? पीपल 24 घंटे लगातार ऑक्सीजन देता है। आपसे क्वेश्चन किया जाता है, ऐसा कौन सा वृक्ष है जो लगातार 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देता है? तो आपको मालूम होना होगा कि पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे लगातार आपको ऑक्सीजन देता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, पीपल की वृक्ष की जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। आप सभी ने पीपल का वृक्ष तो देखा ही होगा। पीपल की जो जड़ें होती हैं काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है।
तो आपको पूछा जाएगा कि बोधि किस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा कि पीपल को बोधि वृक्ष कहा जाता है। ये बोधि वृक्ष क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे पीपल के नीचे महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी, इसलिए पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। निम्नलिखित, जैसे क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है, तो पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जी हाँ, ये हमारे पीपल के विषय में था। क्या क्या, पीपल को हम बोधि वृक्ष भी कहते हैं। पीपल की जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। पीपल लगातार 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यह एक छायादार वृक्ष होता है। ये हमारे पीपल के विषय में था। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, इस क्लास से जुड़ सकें। चलिए नेक्स्ट, सभी लोग अपने नोट्स बनाते चलें। जो छात्र वीडियो से नए जुड़ रहे हो चैनल से, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जा सके। अब हम आपको बरगद के बारे में बताते हैं, बरगद के बारे में क्या क्या है। जी हाँ, फर्स्ट पॉइंट, बरगद को एक विशाल छायादार वृक्ष भी कहा जाता है। जो एक बरगद का पेड़ होता है वो एक छायादार वृक्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी छांव के कारण विभिन्न जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें विभिन्न जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। जी हाँ, बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष होता है। आई होप सबने बरगद का पेड़ देखा ही होगा, एक ये विशाल छायादार वृक्ष होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो इसकी जड़ें भी काफ़ी दूर तक फैली होती हैं। इसमें सभी जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा वृक्ष होता है और छायादार भी होता है, इसलिए सभी जीव जंतु इसमें अपना घोंसला बनाते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती हैं, ये भी मैंने पॉइंट आपको बताया। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा किस वृक्ष को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, तो आपको तीन में कोई भी वृक्ष आपको दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसमें पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम हो जाना चाहिए पीपल, बरगद और नीम को पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। या तो आपको पीपल, बरगद, नीम तीनों दिया होगा, एक चौथा ऑप्शन और भी दिया, चौथा इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है तो आप पता होगा आपको कि पीपल, बरगद, नीम ये हमारे पर्यावरण के मित्र हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारे बरगद के विषय में था। बरगद एक विशाल छायादार वृक्ष है। इसकी छांव के कारण विभिन्न जीव जंतु अपना घोंसला बनाते हैं। इसकी जड़ें काफ़ी दूर तक फैली होती हैं और गहरी भी होती हैं। पीपल, बरगद, नीम को पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। अब चलिए नेक्स्ट, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को आपको पता होगा सफ़ेदा भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेदा। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है। यूकेलिप्टस को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी भी कहा जाता है। इसको सामाजिकी वानिकीकरण भी कहते हैं। यूकेलिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्र या सामाजिकी वानिकी भी कहते हैं। तो ये यूकेलिप्टस ये मतलब यानी कि ये जो सफ़ेदा है ये पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिकी वानिकी का आतंकवादी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, ये पौधा जल अधिक पीता है। ये जो यूकेलिप्टस का पौधा होता है ये जल अधिक ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पौधा कहाँ पाया जाता है? यूकेलिप्टस ये पौधा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। 1976 में
सामाजिकी वानिकी मनाया गया था। 1976 में सामाजिकी वानिकी मनाया गया था। आई होप आपको यूकेलिप्टस के बारे में पता चल गया होगा। ये एक पारिस्थितिकी तंत्र का, इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी कहते हैं। ये जल अधिक ग्रहण करता है। ये कहाँ पाया जाता है यूकेलिप्टस? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। जेट्रोफा, क्या? जेट्रोफा ब्राज़ील का पौधा है। ये कहाँ का पौधा है? ब्राज़ील का। जी हाँ, जेट्रोफा ब्राज़ील का एक पौधा है। इस पौधे से बायोडीजल बनाया जाता है। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। जेट्रोफा कहाँ का पौधा है? जेट्रोफा ब्राज़ील का पौधा है। या आपसे ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है, ब्राज़ील का पौधा कौन सा है? तो आपको पता होना होगा, ब्राज़ील का पौधा जेट्रोफा को कहते हैं। जेट्रोफा से क्या होता है? जेट्रोफा के जो पौधे होते हैं उससे क्या बनता है? बायोडीजल बनता है। तो आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ आप सभी लोग अच्छे से समझ के नोट्स बनाते चलें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो के अंत में प्लीज़ आपको क्लास आपको कैसी लगी, प्लीज़ आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारे एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर 9910386775 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारे पौधे के विषय में था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।